हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आजकल की दुनिया की जो सबसे मशहूर, सबसे बेस्ट सेलिंग किताबें हैं ना, वो हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। यानी कि वो किताबें जिन्हें पढ़कर आप अपनी जिंदगी को, अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकें। मसलन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, 48 लॉज ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। जब आप ये सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ेंगे ना, तो इनमें कुछ थीम्स हैं जो हर बुक में कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हर दूसरी सेल्फ हेल्प बुक में नजर आएगी। आपका जहन जो सोच सकता है वो हासिल कर सकता है। वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। या फिर थिंकिंग बिग का कॉन्सेप्ट काफी रिपीट होता है। इसके अलावा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पर भी बहुत बात होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ये वो थीम्स हैं जो हर दूसरी सेल्फ हेल्प बुक में मौजूद होती हैं। देखने में लगता है कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज की नई दुनिया, नई सोच के लिए बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इनके अंदर डीपर डाइव ली ना, तो मुझे अंदाजा हुआ कि इनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे आज से हजारों साल पुराने फलसफे से निकाले गए हैं। बाय द वे, मेरी जो इंडियन ऑडियंस है वो काफी कंफ्यूज हो जाती है जब मैं ये लफ्ज बोलता हूं फलसफा। फलसफा दोस्तों उर्दू में फिलॉसफी को कहते हैं, और जो फलसफी होता है वो होता है फिलोसोफर। मैं इस लफ्ज का काफी इस्तेमाल करता हूं, लिहाजा मैंने सोचा आज इसके बारे में आपको क्लैरिटी दे दूं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जबरदस्त फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे जो आज से हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज की दुनिया में उनको मेकअप पॉलिश करके प्रेजेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि वो कोई नया आइडिया है। और ये जो फलसफे है ना, ये सबसे पहले दुनिया को दिए थे ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स ने। इसीलिए इनको कहते हैं उलूमुल अवाइल, यानी कि पहला इल्म। ये बात ना मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी एक मॉडर्न साइंस बेस्ड साइकोथेरेपी है, जिसके जरिए डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, अल्कोहल या ड्रग प्रॉब्लम्स का इलाज किया जाता है। कहने को तो सीबीटी एक मॉडर्न साइंस बेस्ड मेथड है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है ना, वो एक कदीम फिलॉसफी है जिसके मानने वालों को स्टोइक्स, और इस फलसफे को स्टोइसिज्म कहा जाता है। सीबीटी और स्टोइक्स एक ही बात कहते हैं, और वो ये कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स का ताल्लुक हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री से नहीं, बल्कि हमारे इरैशनल बिलीफ से है। यानी कि हमारे बगैर सर पैर के गैर माकूल अकायद। इसके बारे में एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने एक जबरदस्त बात कही थी। Men are not disturbed by things, but by their opinions about them. इंसान चीजों से इतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना उन चीजों के बारे में अपनी राय से होता है। स्टोइसिज्म के इसी सेंटेंस से इंस्पिरेशन लेके एल्बर्ट एलिस, जो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सीबीटी कंसिडर किए जाते हैं, उन्होंने अपना जबरदस्त एबीसी मॉडल क्रिएट किया। इस इक्वेशन में ए का मतलब है वो इवेंट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि फर्स्ट वी एक्सपीरियंस एन एक्टिवेटिंग इवेंट। सो ये जो ए है ना, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। इस इवेंट को देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद हमारा बिलीफ इसको इंटरप्रेट करता है, यानी कि इसके मीनिंग हमें समझाता है। सो बी इज फॉर बिलीफ, और इसी बिलीफ से जन्म लेता है सी, यानी कि इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस गए, वहां पे आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट दिया और आप उस टेस्ट में फेल हो गए। तो ये तो हो गया ए इवेंट, यानी कि एक्टिवेटिंग इवेंट। अब जब आप इस ड्राइविंग टेस्ट में कामयाब नहीं हुए तो आपके बिलीफ ने कहा कि भाई तू तो है ही फेलियर, हर चीज में फेल हो जाता है। और इसी फेलियर ने आपके अंदर एक इमोशनल कॉन्सिक्वेंस पैदा किया और आपको लगने लगा कि मैं तो एक वर्थलेस इंसान हूं, मेरा इस दुनिया में होने का कोई फायदा ही नहीं है, जो काम करता हूं उसमें फेल हो जाता हूं, लिहाजा मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन स्टोइक्स और सीबीटी ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम इस ए बी सी में से बी, यानी कि अपने बिलीव्स को चेंज कर लेना, तो हमारे इमोशंस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। इस बात को अगर हम अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की मिसाल में फिट करें, तो अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैरेक्टर ही खराब है या आप वर्थलेस हैं, बल्कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर आप ये बिलीफ रखेंगे ना, तो हर फेलियर से आप कुछ सीख पाएंगे और जिंदगी में अपने आप को ग्रो करते रहेंगे।
फेलियर्स विल गिव यू अ नॉलेज ऑफ योर वीकनेस, और इन्हीं वीकनेसेस को वक्त के साथ साथ आप अपनी स्ट्रेंथ्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इसी तरह सेलिग्मन, जो एक और सीबीटी के फाउंडर एरन बेक के स्टूडेंट हैं, उनका मानना है कि सीबीटी को ना सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इसके जरिए लोगों को खुश भी रखा जा सकता है। लेकिन उनकी इस थ्योरी ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी के पीछे भी इंस्पिरेशन है एरिस्टोटल की फिलॉसफी ऑफ फ्लरिशिंग। एरिस्टोटल के मुताबिक इंसान जिंदगी में फ्लरिश तब करता है, सच्ची खुशी तब हासिल करता है जब वो अपने टैलेंट्स को, अपने आगे बढ़ने की ड्राइव्स को मैक्सिमाइज करता है, अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करता है। देखिए बुक बडीज, मैंने आपको बेतहाशा वीडियोस में ये बात बताई है कि हमारी जिंदगी का मकसद ही है अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना। जो जेनेटिक कोड के अंदर हमारी एबिलिटीज छुपी हुई हैं, उनको डीकोड करना। ये जो छोटी सी 60-70 साल की जिंदगी है, इसके अंदर अपना लोहा मनवाना, अपनी लेगेसी क्रिएट करना और कुछ ऐसे काम करना कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए। अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के जरिए मुआशरे में अपना नाम बनाना। सेलिग्मन ने भी एरिस्टोटल की तरह कहा कि अगर खुश रहना ना, तो अपने कैरेक्टर की एक्सीलेंस पर काम करो, क्योंकि आपका कैरेक्टर ही दरअसल आपकी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, वेरी सिंपली ये आपका एसेंस, आपकी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन होती है। मसलन कुछ लोगों का कैरेक्टर होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो झूठ नहीं बोलते। जब उनके ऊपर जुल्म किया जाता है या मुआशरे में जुल्म होता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। या फिर कुछ लोगों का कैरेक्टर ये होता है कि उनके अंदर कमाल की परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन होती है। वो अपने सेल्फ कंट्रोल के जरिए अपने गोल्स के ऊपर काम करते हैं और लॉन्ग टर्म काम करते हैं। कुछ लोगों का कैरेक्टर ये होता है कि वो छोटे से फायदे के लिए बड़ी पिक्चर को भूल जाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेनी वाइज, पाउंड फुलिश। कुछ लोगों का कैरेक्टर ऐसा होता है कि उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। और कुछ लोगों का कैरेक्टर ऐसा होता है कि अकेले में भी वो अपनी लाइफ डिसिप्लिन से गुजारते हैं। सो स्टोइसिज्म और एरिस्टोटल की फिलॉसफी ऑफ फ्लरिशिंग कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आज की सेल्फ हेल्प बुक्स में बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं। अब जरा अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों, मुझे आप सबसे फलसफे को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आप YouTube के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट को देखें ना, तो फिलॉसफी के ऊपर मैंने तकरीबन 50 के करीब वीडियोस बनाई हैं। ये फ्लूक से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक वेल थॉट आउट प्लान, एक स्ट्रैटेजी है। देखें दोस्तों, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी फलसफे को लाजमी पढ़ें, क्योंकि फिलॉसफी आपकी सोच को उड़ान देती है, आपको सवाल करने की ताकत देती है, आपको क्यूरियस बनाती है, आपको जिंदगी समझने में मदद करती है। हमारे यहां एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फलसफा पढ़ेंगे तो आप दीन से दूर हो जाएंगे, आप मजहब से दूर हो जाएंगे, आप सवाल करना शुरू कर देंगे। दिस इज शियर नॉनसेंस। आप फलसफे को लाजमी पढ़ें, क्योंकि जो उड़ान आपकी सोच को फलसफा देता है ना, वो कोई और डिसिप्लिन नहीं दे सकता। ये जो सीबीटी वगैरह है ना, ये एक शॉर्ट टर्म थेरेपी है, जबकि फिलॉसफी आपको लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन देती है, आपकी जिंदगी को एक ट्रैक दे देती है, आपकी सोच को नया जाविया और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सवाल करने की ताकत को बढ़ा देती है। सीबीटी का एक कोर्स तकरीबन 16 हफ्ते का होता है, जबकि फिलॉसफी तो आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इट इज अ थेरेपी ऑफ योर सोल। फलसफा आपकी रूह का इलाज करता है। इजंट इट फैसिनेटिंग? इसी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की वजह से जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे ना, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट से कई आगे निकल गए थे। उनका मकसद था अपने फलसफे के जरिए ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना, बल्कि पूरे मुआशरे, पूरे सोसाइटी के फ्रेमवर्क को बदल कर रख देना। यही वजह है कि वो सोसाइटी के ऊपर शदीद क्रिटिक करते थे और उसको बेहतर करने के लिए अपने फलसफे के जरिए पॉलिटिकल मॉडल्स भी प्रपोज करते थे। जबकि दूसरी तरफ सीबीटी जैसी थेरेपीज आर एपॉलिटिकल। इस बात को आप यूं समझें कि प्लेटो कहा करता था कि किसी भी मुल्क की हुक्मरानी करनी चाहिए एक फिलोसोफर किंग को, क्योंकि एक फिलोसोफर सबसे वाइज, सबसे दाना, सबसे इंटेलिजेंट शख्स होता है और मुल्क चलाने के लिए आपको ऐसे ही एक इंटेलिजेंट शख्स की जरूरत होती है। इसी तरह एरिस्टोटल कहा करता था कि हर किसी को इस सवाल के साथ एंगेज करना चाहिए
कि व्हाट इज अ गुड सोसाइटी। सो ये जो पुराने एंशिएंट फिलोसोफर्स थे और उनकी जो फिलॉसफीज थी ना, वो आपकी पूरी जिंदगी को कवर करने की कोशिश करती थी। एक और तरीके से जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे वो सेल्फ हेल्प के बियॉन्ड मजीद बड़ी सोच रखते थे, और वो थे उनके सवाल डिविनिटी को लेके, लाइफ को लेके और यूनिवर्स को लेके। मसलन स्टोइक्स ये बिलीव करते थे कि हमारी जो कायनात है, हमारी जो यूनिवर्स है, उसके अंदर एक रैशनल इंटेलिजेंस मौजूद है। लिहाजा इंसान की ये ड्यूटी है कि अपने आप को इस रैशनल इंटेलिजेंस के साथ हार्मोनाइज कर ले, इसके साथ बैलेंस में आ जाए। जबकि दूसरी तरफ जो एपिक्यूरियंस थे, उनका मानना था कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं, जो भी है इसी दुनिया में है। लिहाजा जो भी प्लेजर हासिल करना है वो इसी छोटी जिंदगी में हासिल कर लो। ये फिलोसोफर्स और इनकी फिलॉसफी सही थी या गलत, ये एक अलहदा बहस है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये कि फिलॉसफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको लाइफ लॉन्ग गाइडेंस देता है। और इसी गाइडेंस की थॉट को लेते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ, जो स्टैगरिंगली इफेक्टिव है, और उसका नाम है स्टोइसिज्म। हम सब लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, और ये जो सेल्फ हेल्प की किताबें और थेरेपीज हैं, ये हमें इन मुश्किलात को ओवरकम करने के तरीके भी बताती हैं। लेकिन एंशिएंट ग्रीक और रोमन स्टोइक्स वो पहले लोग थे जिन्होंने जिंदगी की स्ट्रगल, मुश्किलात, परेशानियों के अंदर से ही एक फलसफा निकाल लिया, जिसको कहते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइक्स का सेंट्रल बिलीफ यह है कि हमें सबसे पहले यह पता लगाना है कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और वो क्या पहलू हैं हमारी जिंदगी के जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। स्टोइक्स कहते थे कि भाई सिर्फ उसी चीज के बारे में परेशानी लो जो आपके कंट्रोल में है। जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल के बाहर हैं उनके बारे में सोच के और परेशान होके कोई फायदा नहीं है। मसलन समझे किसी शख्स की कोविड की वजह से या मुल्क के इकोनॉमिक हालात की वजह से नौकरी चली गई। अब स्टोइक्स ये कहते हैं कि भाई वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपकी नौकरी गई वो आपके कंट्रोल में ही नहीं थे, लिहाजा इस मामले के ऊपर परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर और सैड होकर कोई फायदा नहीं। अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करें और अगली नौकरी की फौरन तलाश शुरू करें। स्टोइक्स ये कहते हैं कि हम लोग चीजों को लेकर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, हमारे अंदर एक उम्मीद बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हम लोग समझते हैं कि हम लोग सारी उम्र नौकरी पर बरकरार रहेंगे, जबकि स्टोइसिज्म आपको प्रिपेयर करता है जिंदगी की हार्डशिप्स को डील करने के लिए। इसी वजह से एक रोमन स्टेट्समैन सेनेका कहा करता था कि हमें रोजाना अपने आप को डिफीट, सफरिंग और डेथ के बारे में याद करवाना चाहिए, ताकि जिंदगी की जब इन हार्श रियलिटी से हमारा सामना हो तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। स्टोइसिज्म का जो बेसिक बॉटम लाइन आइडिया है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने इसमें मजीद डिटेल में जाना है ना, तो आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाएं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूं। अब बड़ी जिंदगी को लेकर एक और कंट्रोवर्शियल फिलॉसफी की बात करते हैं, जिसे प्रपोज किया था एपिक्यूरियस ने, और इस फिलॉसफी को कहते हैं एपिक्यूरियनिज्म। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि लोग अक्सर औकात इसका गलत मीनिंग समझ लेते हैं। एपिक्यूरियस साहब जो थे ना, वो एक मटीरियलिस्ट थे। यही वजह है कि रिलीजन के मामले में, सुपरस्टिशन के मामले में और डिवाइन इंटरवेंशन को लेकर वो काफी स्केप्टिकल थे। लेकिन एपिक्यूरियस की सोच क्या थी? देखिए, एपिक्यूरियस का बिलीव था हेडनिज्म पर, जो ये कहता है कि जिंदगी का असल मकसद है ही प्लेजर हासिल करना और इसी प्लेजर को मैक्सिमाइज करना। लेकिन एपिक्यूरियस की सोच और हेडनिज्म में थोड़ा सा फर्क है। एपिक्यूरियस के लिए एक प्लेजर वाली लाइफ वो नहीं जिसमें पार्टी हो, लड़कियां हो, सेक्स हो, हुल्लड़बाजी हो, योलो सोच को फॉलो किया जाए। बल्कि एपिक्यूरियस की जो सोच थी वो बहुत ही सिंपल थी। उसका कहना था कि एक प्लेजर वाली लाइफ वो है जिसके अंदर किसी भी किस्म का पेन, सैडनेस, फियर, डर, खौफ ना हो। वो ये भी कहता था कि जिंदगी का असल मकसद है ही प्लेजर हासिल करना। लेकिन फर्क ये है कि वो प्लेजर फिजिकल नहीं, बल्कि वो प्लेजर मेंटल होना चाहिए। इंसान का अल्टीमेट प्लेजर वो है जब उसे किसी चीज का डर और खौफ ना हो, ना डेथ का, ना मौत के बाद जिंदगी का, और ना खुदा का। एपिक्यूरियस कहता था कि जो भी है यही है, इसी दुनिया में है, लिहाजा हमें अपने आप को भरपूर कोशिश करनी चाहिए खुश रखने के लिए।
एपिक्यूरियस की एक और सोच है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहता था कि हम लोग अपने फ्यूचर को बेहतर करने के चक्कर में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। जो आज का प्रेजेंट मोमेंट है उसको तो एंजॉय कर ही नहीं पाते। फ्यूचर एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, पास्ट एक ऐसी चीज है जो गुजर गया है, लिहाजा जिंदगी वही है जो प्रेजेंट है। हम लोग अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को डिले कर देते हैं कि जब हम फ्यूचर में उस मकसद को, उस गोल को अचीव कर लेंगे तब हम जाकर खुश होंगे। दरअसल दोस्तों, जिंदगी है ही अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने का नाम। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग ना करें, गोल सेट ना करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन ना करें। फर्क सिर्फ यह है कि आपका फ्यूचर आपकी हैप्पीनेस डिटरमिन नहीं कर सकता। आपने अपने आज को, अपने हाल को, अपने प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पी बनाना है। दोस्तों, आप बढ़ते हैं एक और कमाल की और रिमार्केबल फिलॉसफी की तरफ जो वाकई काफी थॉट प्रोवोकिंग है। आई एम श्योर आप लोगों ने यह फोटो या नजारा पहले जरूर देखा होगा, अ पिक्चर ऑफ आवर अर्थ फ्रॉम स्पेस। अब कहने को ये एक सिंपल सी पिक्चर है जिसमें हम अपनी जमीन, अपने अर्थ को देख सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, उसमें ब्लू ओशंस हैं और लैंड है। लेकिन दोस्तों, मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है कि दो तरह के ट्रूथ्स होते हैं। एक बेवकूफ लोगों के लिए जो सुपरफिशियल चीजों पर बिलीव करते हैं, और दूसरा ट्रूथ होता है इंटेलिजेंट लोगों के लिए जो चीजों की गहराई में जाते हैं, हर चीज के पीछे उसकी फिलॉसफी, उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो मैं आपको अपनी वीडियोस के जरिए देता हूं। अब जरा इस पिक्चर पर वापस आते हैं। आप जानते हैं इस नजारे के बारे में स्पेशल चीज क्या है? जब आप अर्थ को स्पेस से देखते हैं ना, तो आपको सारी इंसानियत एक लगती है। हमारे छोटे मोटे ट्रिवियल मैटर सबकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको अपनी जिंदगी शॉर्ट, बेमानी और किसी भी इंपॉर्टेंस की नहीं लगती जब आप यूनिवर्स के ग्रैंड साइज से अपने आप को कंपेयर करते हैं। जिंदगी का एरियल व्यू देखने का नजरिया आज से हजारों साल पहले दरअसल पाइथागोरियंस ने अपनाया था। पाइथागोरियंस कहते थे कि जब आप जिंदगी का इस तरह से व्यू फ्रॉम अबव लेते हैं ना, तो आपका जिंदगी जीने का नजरिया, तरीका, पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल के रह जाता है। आपको इस बात का एहसास होता है कि आपकी जो जिंदगी है वो तो सिर्फ एक आधे सेकंड की फ्लैश ऑफ लाइट की तरह है। हमारी जो ईगो है, हमारी जो बरहमबाजी है, हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो अकड़ है, उसका कायनात की जिंदगी के सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सीबीटी ने भी इस टेक्निक को अपनाया जिसे कहा जाता है डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग की इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उन हालात में जब किसी भी छोटे से मसले की वजह से लोग समझते हैं कि उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। मसलन किसी की हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाए, डेटा लॉस्ट हो जाए या किसी महंगे मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए, लोग ऐसे हालात में शदीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप इस डिस्टेंसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सल स्केल ऑफ थिंग्स पर देखें कि आपकी फोटोज की, आपकी इस मोबाइल की स्क्रीन की कायनात की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। ऐसे डिस्ट्रेसफुल और स्ट्रेसफुल हालात में पाइथागोरियंस छोटे छोटे मीनिंगफुल फ्रेजेस का इस्तेमाल किया करते थे जिन्हें मेमोराइज्ड मैक्सिम्स कहा जाता है। वो अक्सर बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाते कि लाइफ में मायूसी, दुख, सफरिंग आके ही रहेगी, इट्स इनएविटेबल, लिहाजा इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब बार बार वो इस चीज को याद करते तो हर मुश्किल वक्त में ऑटोमेटिकली ये बातें उनके जहन में आ जाती और वो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से सामना कर पाते। पाइथागोरियंस के इस यूनिवर्सल आइडिया से अब बढ़ते हैं प्लूटार्क के रोल मॉडल्स की कॉन्सेप्ट के जानिब। आप सब लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं। यू लुक अप टू देम, यू वांट टू ड्रेस लाइक देम, यू वांट टू टॉक लाइक देम, यू वांट टू बी लाइक देम। एंशिएंट फिलोसोफर्स आज से हजारों साल पहले समझ गए थे कि हम लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लिहाजा उन्होंने इन्फ्लुएंस के इस आइडिया को पहले से ही समझना शुरू कर दिया। आज हम लोग इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर प्लूटार्क ने एग्जाम्पलम की टेक्निक के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी, जिसमें मॉरल एग्जाम्पल के जरिए दूसरों के लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है ताकि लोग उसे फॉलो कर सकें। मसलन प्लूटार्क ने सबसे पहले कहा कि किसी भी शख्स के पहले रोल मॉडल्स होते हैं उसके पेरेंट्स, लिहाजा माँ बाप की यह भरपूर जिम्मेदारी है कि जिंदगी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में वो अपने बच्चों के सामने अपने कैरेक्टर की एक्सेलेंस को दिखाएं।
इसी तरह प्लूटार्क कहा करता था कि तारीख में जो अजीम लोग आए हैं उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ के हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी तरह बन सकते हैं। इसी टॉपिक पे प्लूटार्क ने अपनी सीरीज लिखी पैरेलल लाइव्स, जिसमें उसने कंपैरिजन किया एंशिएंट ग्रीक और रोमन हीरोज का, जिसमें अलेक्जेंडर और सीजर शामिल थे, ताकि इन लोगों के मॉरल कैरेक्टर से लोग सीख सकें। अब आप प्लूटार्क के काम की इफेक्टिवनेस और ग्रेटनेस देखें कि उसके मरने के 2000 साल बाद जेल में मौजूद एक शख्स लुई फेरांट ने उसकी इस किताब पैरेलल लाइफ से सीखा। वो जेल से वापस आया और एक पब्लिश्ड ऑथर बना और आज लिटरेसी के लिए एक भरपूर कैंपेनर है। लिहाजा दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में यह देखना है कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह के लोगों में बैठ रहे हैं, क्या उनका मॉरल कैरेक्टर हाई है या फिर आप कुछ ऐसे लोगों में फंसे हुए हैं जो आपकी जिंदगी में आपको नीचे लेके जा रहे हैं। फैसला आपने करना है। रास्ता आपको दिखा दिया है प्लूटार्क ने। प्लूटार्क की सोच से अब बढ़ते हैं तारीख के शायद सबसे मशहूर फिलोसोफर और पॉलीमैथ की जानिब, यानी कि एरिस्टोटल। लेकिन इससे पहले कि हम लोग एरिस्टोटल के ऊपर बात करें, मैं आपसे वही सवाल करना चाहता हूं जो मैं आपसे बेतहाशा वीडियोस में कर चुका हूं। आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? What is the purpose of your existence? ये एक ऐसा सवाल है जिससे 99% लोग या तो डर कर भाग जाते हैं या फिर वो अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं कि वो इस तरह के फलसफियाना सवाल को फेस ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे रोटी पानी का इतना ज्यादा मसला है, वहां पर इस तरह के सवालों की इंपॉर्टेंस काफी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि आप जिन भी हालात में हो, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वो जिंदगी जिसमें कोई कश्मकश नहीं है, जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, जिसमें कोई पर्पस नहीं है, वो एक बेकार जिंदगी है। लेकिन सवाल यह है कि जिंदगी का आखिर मकसद क्या है? तो दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बुक बडी है ना। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे गाइड करेगा द ग्रेट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहता था कि इंसान की एग्जिस्टेंस की, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो ये कि ह्यूमंस आर मेड टू बी हैप्पी। इंसान बना ही खुश रहने के लिए, यानी कि इंसान की जिंदगी का मकसद है खुश रहना। एरिस्टोटल ने अपने आप से सवाल किया कि व्हाट आर वी डिजाइन फॉर, और इस सवाल के उसने 3 जवाब दिए: हैप्पीनेस, कम्युनिटी एंड रैशनैलिटी। एरिस्टोटल का कहना था कि जिंदगी का सिर्फ एक ही एंड है, और वो है हैप्पीनेस हासिल करना। हम लोग जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, चाहे हम महंगी गाड़ी खरीदें, महंगी घड़ी खरीदें, कंप्यूटर खरीदें, वीडियोस बनाएं, वेकेशंस पर जाएं, कुछ भी कर लें, शादी कर लें, उसका बिल आखिर मकसद होता है हैप्पीनेस हासिल करना। ये तो हो गई हैप्पीनेस की बात। कम्युनिटी से एरिस्टोटल का मकसद ये है कि जब हम एक ग्रुप के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, तब ही हम लोगों के दरमियान हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं और एक मुआशरे को अपलिफ्ट कर सकते हैं। रैशनैलिटी से मतलब है इंटेलिजेंस, प्रैक्टिसिंग रीजन। एरिस्टोटल का कहना था कि इंसान और जानवर में दरअसल फर्क ही रैशनैलिटी का है। ह्यूमन बीइंग्स कैन थिंक एंड रीजन, जबकि जानवर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसी आइडिया के ऊपर उसने अपना यूडेमोनिया का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन ये यूडेमोनिया हासिल कैसे करना है? एरिस्टोटल का कहना था कि हैप्पीनेस की फाउंडेशन ये है कि आप अपने इमोशंस को प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट करें, ताकि वो आपके वर्च्यूज बन जाए, आपकी अच्छाइयां बन जाए। आपकी करेज, आपका विजडम, आपका जस्टिस इतने खूबसूरत बैलेंस में होना चाहिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करे। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, वो क्या ही कमाल की बात है। एरिस्टोटल का कहना था कि इंडिविजुअल वर्च्यूज हासिल करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपने एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी होती है जो इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर सके। और दोस्तों, किसी भी सोसाइटी की हैप्पीनेस की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो बनती है एजुकेशन, यानी कि तालीम। दोस्तों, तालीम और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिंदगी में सब कुछ है, और यही पर्पस है मेरे इस चैनल बुक बडी का। डीप इनसाइड मैं ये वीडियोस अपनी हैप्पीनेस के लिए बनाता हूं, क्योंकि लोगों को एजुकेट करने में जो मजा मुझे आता है ना, दैट इज अनपैरेलल्ड। सो दोस्तों, ये तो थी फिलॉसफी की बात।
याद रखें, आप सेल्फ हेल्प किताबें भी पढ़ें और ये थेरेपीज वगैरह भी पढ़ा करें, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑल्टरनेट फॉर फिलॉसफी. इट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक जरूर देना है कि आज जो मैंने आपसे फिलॉसफीज डिस्कस की उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी. Until next time, goodbye.